बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। यार मोहम्मद को फांसी होनी थी। फांसी से कुछ लम्हे पहले यार मोहम्मद रो रहा था तो जज ने इसे रोते हुए देख लिया। जज ने इससे कहा कि मौत के खौफ की वजह से रो रहे हो। तो यार मोहम्मद ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, रो मैं इस बात पे रहा हूँ कि पिछले दिनों में मैंने बैंक में डाका डाला, वहाँ से 5 करोड़ 60 लाख रुपए लूटे थे। पैसे घर आकर मैंने एक पुराने मॉडल के टीवी के अंदर रख दिए थे और ये बात मैंने घर के किसी अफराद को नहीं बताई, हत्ता कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। अब मुझे डर है कि मेरे मर जाने के बाद मेरी बीवी वो टीवी फरोख्त कर देगी और इसी तरह मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यार मोहम्मद को सूली पर लटका दिया गया तो जज इसके घर गया और इसकी बीवी से 10 लाख रुपए में वो पुराना टीवी खरीद लिया। घर जाकर इसने एक बंद कमरे में टीवी तोड़कर देखा तो हैरान रह गया कि इसके अंदर यार मोहम्मद एक तंदूर पर रोटियां लगाता था। इसका अपना तंदूर था, सुबह सुबह जाता और फिर रात गए तक इधर रोटियां लगाता रहता। यार मोहम्मद की बीवी इस पर बहुत खफा थी कि अगर तुम घर मुझे और बच्चों को वक्त नहीं देते, सुबह घर से निकलते हो और रात को आते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा। मुझे बहुत खौफ महसूस होता है क्योंकि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। इसीलिए अपनी बीवी को समझाया कि मैं तुम्हारे और बच्चों की खातिर ये कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे जिस्म में ताकत बाकी है, मैं इस वक्त मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमा सकता हूँ, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझसे ये काम इतना लंबे अरसे तक नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर कुछ पैसा इकट्ठा कर लूँ ताकि इनकी पढ़ाई और मुस्तकबिल में होने वाले अखराजात पूरे हो सकें। एक रात यार मोहम्मद अपने तंदूर बंद करके वापस घर आ रहा था तो इसने सड़क पर एक अजीब मंजर देखा। इसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी लेटा है और इसकी टांगें हिल रही हैं। यार मोहम्मद ने सोचा कि शायद आदमी को कुछ हो गया है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। मगर वो जैसे ही इस आदमी के करीब गया तो इसकी रूह लर्ज के रह गई क्योंकि आदमी के मुंह से खून बह रहा था। इसके सीने में किसी ने खंजर खोपा था। आदमी मुंह से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था मगर अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। इसके होंठ कांप रहे थे। यार मोहम्मद इस आदमी की मदद करना चाहता था। इसने हिम्मत करके इसके सीने से वो खंजर निकाला और फिर आदमी को सहारा देकर उठाना चाहा। वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरी। पुलिस वालों ने यार मोहम्मद को इस हाल में देखा कि इसके हाथ में खून से लथपथ खंजर था और आदमी इसके सामने पड़ा था। यार मोहम्मद की बदकिस्मती ये थी कि इस आदमी की जान इसकी गोद में ही निकल गई। पुलिस गाड़ी से उतरी और फौरी यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं तो इस शख्स की मदद कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई बात ना सुनी और किसी बात पर यकीन ना किया और इसे पकड़ते हुए गाड़ी में डाला और सीधा जेल ले गए। लाश वारसा के हवाले की गई और यार मोहम्मद को 302 के केस में जेल में डाल दिया गया। यार मोहम्मद की बीवी जब तक ये खबर पहुंची इसके शोहर के हाथों एक कत्ल हुआ है तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो खौफ से कांपने लगी, अपना सर पीटने लगी। इससे गुस्सा ज़्यादा अब छोटे छोटे बच्चों की फिक्र लाक थी कि इनका क्या बनेगा। इसकी बीवी अपने शोहर से मुलाकात के लिए आई कि यार मोहम्मद ने रोना शुरू किया। इसने अपनी बीवी को इस बात का यकीन दिलाया कि तुझे तो पता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। वो आदमी ज़ख्मी हालत में वीरान सड़क पर पड़ा था। मैंने इस शख्स की मदद करना चाही मगर उल्टा मुझे ही कातिल समझकर इन लोगों ने पकड़ लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत कैसे दूं। वो आदमी भी अब इस दुनिया से चला गया जो मेरी बेगुनाही का वाह सबूत था। बीवी ने इसे तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक वकील साहब को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं और हमारी मदद ज़रूर करेंगे और तुम्हारा केस लड़ेंगे। यार मोहम्मद की बीवी वकील साहब के घर गई
वकील साहब ने इसकी पूरी कहानी सुनी और इस बात का यकीन दिलाया कि मैं तुम्हारे शौहर का केस लड़ूंगा मुफ्त में। इस मुआवजे के बगैर कुछ अरसे बाद यार मोहम्मद की अदालत में पेशी हुई तो जज साहब ने वकील के दलाइल सुने। वकील साहब ने जज को कायल करने की कोशिश की और इसे सारी हकीकत बताई, मगर बदकिस्मती से तमाम सबूत यार मोहम्मद के ख़िलाफ़ ही जा रहे थे। जज ने अपना फ़ैसला यार मोहम्मद के ख़िलाफ़ महफूज कर लिया। यार मोहम्मद की फांसी की तारीख लिख दी गई। अब यार मोहम्मद को इस बात का यकीन हो चुका था, गिने चुने ज़िंदगी के बाकी दिन अब पूरे हो चुके हैं। आधी रात को जज साहब अपने गरम बिस्तर में सो रहे थे कि घर के मुलाजिम ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी। कहा कि आपने मुलाजिम पर बहुत नाराज़ हुआ कि रात के इस पहर तुमने मुझे नींद से बेदार क्यों किया। मुलाजिम ने कहा कि जनाब आप मुझ पर खफा मत हों, घर के चौकीदार ने मुझे बताया है कि कोई औरत आपके घर के गेट के बाहर बैठी है। चौकीदार ने इसे भगाने की बहुत कोशिश की है, मगर इसने कहा है कि मैं जज से मिले बगैर वापस नहीं जाऊंगी। सर्दी की शिद्दत की वजह से औरत मर ना जाए, इसीलिए आपको जगाया, आपसे पूछने के लिए कि आप इस औरत से मिलना चाहेंगे या फिर इसे सर्दी में मरने दिया जाए। जज ने गुस्से से कहा कि मरती है तो मर जाने दो, मैंने तो इसे नहीं बुलाया था कि आधी रात को यूं मुझसे मिलने। मुलाजिम ने चौकीदार से कहा कि जज साहब इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते, लिहाजा औरत से कहो कि वो वापस चली जाए। औरत ने कहा कि मैं सुबह तक इधर ही बैठी रहूँगी। जज ने दिल में सोचा कि कहीं औरत ज़िद में आकर गेट के सामने ही ना पूरी रात गुजार दे और मर जाए। वो अपने बिस्तर से उठा, औरत से पूछा कि क्या मसला है, रात के इस पहर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। यार मोहम्मद की बीवी ने कहा कि जज साहब मेरा शौहर बेगुनाह है, आपने इसके ख़िलाफ़ अपना फ़ैसला सुनाया है। मेरा इस दुनिया में अपने शौहर के अलावा और कोई नहीं, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे और मैं लावारिस हो जाऊंगी। इसके बाद इसने जज को सारा वाक़या बताया कि किस तरह मेरा शौहर सड़क के किनारे एक ज़ख्मी की मदद करने लगा और किस तरह पुलिस वालों ने इसे मौके पर पकड़ लिया। जज ने यार मोहम्मद की बीवी से कहा कि मैं इस बात का वादा तो नहीं करता तुम्हारा शौहर बच जाएगा, मगर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। औरत वापस चले गई और जज सारी रात ना सो सका। इसे बार बार इस औरत का अफसरदा चेहरा परेशान कर रहा था। अगले दिन जज साहब ने यार मोहम्मद से मुलाकात की और इसे कहा कि सच सच बताओ, तुमने ज़िंदगी में ऐसा क्या किया जो तुम इस केस में बुरी तरह फंस चुके हो। ज़िंदगी में तुझसे कभी कोई गलती हुई हो, अगर तुम मुझे हकीकत बता दो तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। यार मोहम्मद ने रोकर कहा कि जज साहब वैसे तो मैंने ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ नहीं दी, मगर एक वाक़या मुझसे एक गलती ज़रूर हुई है। गलती के फौरी बाद मुझे अपनी गलती का एहसास भी हुआ था, मगर इस वक्त मेरे हाथ से निकल चुका था और मैं अपनी गलती का अजाला नहीं कर सकता था। मैं अपने तंदूर पर रोटियां लगा रहा था। ग्राहकों की एक लंबी कतार रोटियां लेने के लिए खड़ी थी। मैं ग्राहकों की रोटियां देने में मसरूफ़ था। एक बिल्ली गूंदे हुए आटे में घुस गई। इसने ना सिर्फ मेरा आटा ख़राब किया बल्कि कुछ रोटियों का भी सत्यानाश कर दिया। मुझे काम की थकावट से पहले से ही थी, ऊपर से बिल्ली ने मेरा नुकसान किया। मैंने गुस्से में आकर बिल्ली को पकड़ा और तंदूर में डाल दिया। बिल्ली की चीखें सुनकर मैं खौफ से कांपने लगा। मुझे फौरी अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने जलते हुए तंदूर में हाथ डालकर बिल्ली को निकालना चाहा, मगर मेरा हाथ तो जल गया, लेकिन बिल्ली बाहर न आ सकी। वो जलकर राख हो गई। इसने जज साहब को अपना जला हुआ हाथ भी दिखाया। यही मेरी ज़िंदगी की वाहिद गलती थी जिसने मुझे खौफ में मुब्तला किए रखा। मुझे लगता है कि इसी वजह से मैं आज इस मुसीबत में फंस चुका हूँ। जज ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो तमाम गवाहों की मौजूदगी में तुम बुरी तरह इस केस में फंस चुके हो। मेरा नहीं ख्याल कि तुम बच जाओगे या तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद बाकी है। यार मोहम्मद जज के ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गया। फांसी से एक दिन
वो पहले धाड़े मार मार कर रो रहा था। जज ने इसे रोते हुए देखा तो कहा, क्या मौत के खौफ की वजह से इतना रो रहे हो? यार मोहम्मद ने कहा, नहीं जज साहब, मरना तो एक दिन सब ने ही है। रो मैं इसलिए रहा हूँ कि मुफलसी से तंग आकर मैंने बैंक में डाका मारा था। 5 करोड़ 60 लाख की रकम लूट कर घर आया था। बीवी से छुपकर मैंने वो रकम कबाड़ खाने में एक पुराने मॉडल के टीवी में डाल दी थी। अपनी बीवी को इसलिए नहीं बताया था कि वो राज की कच्ची औरत है, इसके पेट में कोई बात नहीं ठहरती। अब जबकि मुझे थोड़ी ही देर में फांसी होने वाली है तो मुझे इतना वक्त भी नहीं दिया जा रहा कि मैं अपनी बीवी को बता सकूं कि वो पुराना टीवी हमारे लिए कितना अहम है। वो इसे तोड़कर इसमें से पैसे निकाल ले। जज ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ये काम मैं खुद करूँगा। अब इतनी तो मदद तुम्हारी मैं कर ही सकता हूँ। यार मोहम्मद ने जज का शुक्रिया अदा किया। फजर के वक़्त इसे सूली पर लटका दिया गया और सुबह सुबह ही जज ने अपने कुछ मुलाजमों को लिखा पढ़ाकर यार मोहम्मद के घर भेज दिया। इन्होंने यार मोहम्मद के घर पर दस्तक दी तो इसकी बीवी दरवाजे पर आई। एक मुलाजम ने औरत से कहा, बीबी जी, हम ओल्ड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं। आपके घर में मौजूदा जो भी पुरानी चीज़ हैं, हम वो चीज़ अच्छी कीमत पर आपसे ख़रीदने आए हैं। औरत ने कहा कि हमारे घर में 3 पुरानी चीज़ें हैं, एक लाल पेन, एक टीवी और एक पियानो भी है, मगर मैं ये चीज़ें फ़रोख्त नहीं करना चाहती। ये कहते हुए औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मुलाजिम ने जज को कॉल की और कुछ देर बाद दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी। औरत से कहा कि 4 लाख हम पियानो का देंगे, 5 लाख हम टीवी ख़रीदने के लिए तैयार हैं और 2 लाख लालटीन भी ले लेंगे। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। और आपने दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया और इन्हें कोई जवाब ना दिया। मुलाजमों ने दोबारा जज को कॉल की। औरत नहीं मान रही। जज ने कहा, मान जाएगी, तुम चीज़ों के रेट बढ़ा दो। मुलाजमों ने तीसरी बार दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने कहा, पियानो का 10 लाख देंगे, टीवी 12 लाख में और 5 लाख लालटीन को मिलेगा। अगर सौदा मंजूर है तो बताओ। औरत ने कहा, ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, मगर पहले पैसे फिर चीज़ें आपके हवाले करूँगी। मुलाजमों ने औरत को 27 लाख रुपए अदा किए। इससे पियानो, लालटीन और टीवी लेकर आए और जज के हवाले किया। जज ने लालटीन और पियानो मुलाजमों को दी और टीवी लेकर बंद कमरे में इसे तोड़ना शुरू किया, मगर इसकी हैरत की इंतहा न रही जब इसने देखा कि टीवी की स्क्रीन के पीछे 2 मरे हुए चूहे पड़े हैं। जज अपना सर पकड़कर इधर ही बैठ गया और दिल में सोचा कि मरने वाले यार मोहम्मद ने मरते वक्त मुझे चूना लगाया है और अपनी बीवी और बच्चों के लिए सारी उम्र के खर्चे का बंदोबस्त कर लिया है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिलें। अल्लाह हाफिज़।